बेटे को पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि ये लड़की जो है अगर तुम्हारी फ्रेंड हो सकती है लेकिन लिमिट नहीं क्रॉस करनी। अगर सिस्टर नहीं मानना चाहते तो इसको फ्रेंड मानते हो तो डोंट क्रॉस द लिमिट। ये संस्कार है जो पेरेंट्स को देने पड़ेंगे। इसके लिए सभी को आना पड़ेगा, टीचर्स को आना पड़ेगा, पेरेंट्स को आना पड़ेगा और एडमिनिस्ट्रेशन को आना पड़ेगा। बच्चों को, आपको, लड़के को ये सिखाना पड़ेगा। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आज की डेट में 21st सेंचुरी में, आज के टाइम में लड़कियों को भी समझाना पड़ेगा। खास तौर के ऊपर जो वेल अफोर्डिंग क्लास है, मैं उनके साथ ये बात टेकअप करना चाहता हूँ। आप अपने मीन्स जो अपनी मेहनत से कमाए, अपने बच्चे को ये मत बोलो कि कमाना इतना आसान है। जी, मैं भी आफ्टर ऑल पेरेंट हूँ, फादर हूँ, मैं समझता हूँ इस बात को। आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, चाहे बेटा चाहे बेटी। न राजा न रानी, न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर विक्रांत और आज मेरे साथ एक ऐसे हीरो जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी उम्र लगा दी इस राष्ट्र को, इस समाज को सुसज्जित करने में, इस समाज का निर्माण करने में। मेरी मुराद है डॉक्टर जगदीप कुमार गुलाटी जी, जो इस वक्त चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जालंधर के। ये जुवेनाइल जस्टिस से डील करते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि जनाब HOD रिटायर हुए हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के रीजनल कैंपस जालंधर से, HOD ऑफ द बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्कूल। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गुलाटी जी आपका। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये कि आप एक एकेडमिशियन थे, सारी लाइफ की इनिंग आप वहाँ पे आपने पढ़ाया बच्चों को और फिर रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद लोग अक्सर चाय की चुस्कियाँ पीते नज़र आते हैं, लेकिन आपने एक और महाभारत चुन ली लड़ने के लिए। आपने जुवेनाइल्स के लिए, बच्चों के लिए इंसाफ करना और समाज को और खूबसूरत बनाना चुना। तो ये जो शिफ्ट है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? इससे पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में जी, अगर आप इसको देखें तो मेरी ज़िंदगी जो है वो, आई एम बॉर्न इन जालंधर, लेकिन जो मेरी ग्रूमिंग है और चाइल्डहुड से लेकर टिल योर लैंडिंग एम्प्लॉयमेंट टाइप्स, ये चंडीगढ़ में है। राइट। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में जब बड़े होकर पढ़ने का मौका मिला तो उसमें मैंने जो क्वालिफिकेशंस एक्वायर की, जैसे मास्टर्स कोर्स किया, मैनेजमेंट का कोर्स किया, MPhil की, देन लॉ भी की साथ में, और लॉ विद डिस्टिंक्शन थी वहाँ। तो वहीं पे थोड़ा सा कुछ ऐसी डेस्टिनी में, दिस इज़ व्हाट आई फील, कि जैसे होता है आपका लिखा हुआ। मेरे को पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में प्लेसमेंट मिला जी। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी HR में मैं जब गया तो मेरा सेंस इंटरेस्ट जो था वो इन्हीं लेबर के मामलों में था जी। तो वो लीगल नॉलेज थोड़ी सी हैंडी हुई मेरे लिए। फिर कोइंसिडेंटली GNDU ने कुछ रेगुलर वैकेंसीज निकाली जी। तो उस समय पंजाब में काफ़ी उग्रवाद थी। इससे पहले भी पेरेंट्स ने मेरे को परमिट नहीं किया था इधर जॉब लेने के लिए जुडिशल सिस्टम में। तो थोड़ा सा ये भी हेजिटेट मन में था बात पे, अब तो थोड़ा सा ये जॉब जो है इट कैन बी थॉट अबाउट, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में थोड़ी सी आप समझ सकते हैं कि चैलेंजेस जो हैं वो थोड़े डिफरेंट नेचर होते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा टेम्परामेंट नहीं था इन चीज़ों को हैंडल करने का, बट आई जस्ट वांटेड टू टेस्ट माई सेल्फ इन द एकेडमिक्स। तो व्हेन दिस ऑफर केम माई वे, एक सिलेक्शन हुई मेरी GNDU लेवल के ऊपर, तो डेस्टिनी है, इट ब्रॉट मी हियर। तो अब देखिए, डेस्टिनी जब इधर एकेडमिक में एंट्री हुई, उसके कुछ 2 डिकेड्स के बाद फिर यूनिवर्सिटी ने मेरे को यहाँ से उठा लिया और इन्होंने पहला अपना एक रूरल एरिया में जी कॉलेज खोला। वो डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में, धार ब्लॉक में, और एक गांव में एक प्राइवेट पंजाब का बॉर्डर विलेज है धार, राइट, डलहौजी रोड के ऊपर। जी 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 जी। तो उधर इन्होंने मेरे को एज ए प्रिंसिपल इंचार्ज बनाकर भेजा। आई वाज जस्ट, आई थिंक 38 years of age. That is too young. जी जी। तो उस समय मैं शॉक भी था, बट वही डेस्टिनी की बात आती है कि गॉड ने मेरे ऊपर ब्लेसिंग रखी। वहाँ पे 2-2.5 साल में रहा और वहाँ पे काफ़ी कुछ डिलीवर भी हुआ यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जी जी, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो कॉलेज अभी भी बरकरार है जी जी, और काफ़ी खुश बहार है जी जी। उसके बाद मेरी पोस्टिंग फिर इधर लॉ डिपार्टमेंट में कर दी इन्होंने। तो लॉ डिपार्टमेंट से होते हुए फिर GNDU ने अपना मैनेजमेंट का कोर्स रिवाइव किया MBA के फॉर्म में। तो मेरे को यहाँ पे फिर मौका मिला अपनी यूनिवर्सिटी को मैं अल्मा मैटर कहूँगा यहाँ पे सर्व करने का।
तो इधर मैं रिटायर हुआ, इधर भी मैं प्रिंसिपल रहा 1-2 साल के लिए, नकोदर का कॉलेज भी मुझे मिला एज ए एडिशनल। तो ये मेरी कुछ जर्नी ऐसी प्रोफेशनल जर्नी रही है। और इस जर्नी में जब मैं रिटायर हुआ तो ऐसे ही एक दिन ऐड आई पेपर में, जैसे मेरे को आदत है न्यूज़पेपर पढ़ने की। आई केम अक्रॉस ए ऐड, तो मुझे लगा कि चलो मेरी लॉ की डिग्री तो कम से कम इसमें मेंशन्ड है एज ए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देयर इज़ नो हार्म। I was thinking of pursuing my legal practice because it was a life after retirement. क्योंकि रिटायरमेंट में आप कहते हो कि when you are having economic support, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आप अपनी ज़िंदगी को अदर वे देखो। तो when I applied for it and I was interviewed by the selection committee of 9 members by from the Job Social Security Department, which was major employer for it. तो ये एक लीगल पोजीशन है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर। इसमें 2 बॉडीज़ हैं, एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, वो 3 मेंबर बोर्ड है, जिसमें जो इंचार्ज है वो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जुडिशरी से है, और एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, वो सेकंड बॉडी है, वो भी एक जुडिशल बॉडी है। इसके भी एक बेंच है जिसमें 5 मेंबर्स हैं, 4+1। मैं चेयरपर्सन हूँ उसका। तो वी आर वेस्टेड विद द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। और इस एक्ट में जो हमारा एरिया ऑफ वर्किंग है दैट इज़ कन्फाइंड टू दोज चिल्ड्रन हु आर मिसिंग, जो मिसिंग हैं, अबंडन्ड हैं, सरेंडर्ड हैं, खोए हुए हैं, और कहीं पे उनको माँ बाप ने त्याग दिया, छोड़ दिया, तो उनका कोई वली वारिस नहीं है। तो उनके बारे में फैसला करना, उनकी उनकी जो रिहेबिलिटेशन इज आल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट। उससे पहले उनका जो रखना कहाँ पे उनको, उनका रख रखाव। तो ज़िला जलंधर में मेरे पास 7 होम्स हैं, 3 प्राइवेट और 4 गवर्नमेंट के। तो इनमें हमारी जो है एक जुरिस्डिक्शन है। इसमें जो प्रोसेस है कि कोई बच्चा ऐसा कोई मिलता है, चाहे वो रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस को मिलता है, चाहे किसी को मिलता है, फॉर दैट मैटर मैं आपको बता दूं, किसी भी बंदे को कोई बच्चा घूमता वो मिले जो लवारिस लग रहा है, जिसका कोई है नहीं है सहारा, तो आप मेरे पास प्रेजेंट कीजिए। वी विल बी हैंडलिंग दैट केस। तो उसको कहते हैं चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। क्योंकि जो लॉ का जो टाइटल है इट इज़ जुवेनाइल जस्टिस, विद इन ब्रैकेट्स लिखा है केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट। केयर भी करनी है और प्रोटेक्शन भी देनी है। उसमें जो हमारे CCIs हैं वो रजिस्टर्ड हैं, तो उसमें हम बच्चे को रखते हैं अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट ऑफ द केस। राइट सर, अब मैं आपसे पूछूंगी, जो इतना बड़ा फैसला लिया सेकंड इनिंग में जाने का, उसमें आपके वाइफ, आपके परिवार, उनका क्या रिस्पांस, क्या रिएक्शन था? देखो, आपकी जितनी भी वर्किंग लाइफ है वो आपकी, जो मैं फील करता हूँ, आपकी पर्सनल लाइफ से डाइवोर्स नहीं है जी, लेकिन लाइन दोनों में ब्लड है, धुंधली है जी। कहाँ पर्सनल लाइफ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफेयर करती है, कहीं प्रोफेशनल लाइफ आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करती है, आपको पता भी नहीं चलता। गहरी बात। तो इसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अपने बेटर हाफ को। मैं उसका बेटर हाफ हूँ, वो मेरी बेटर हाफ जी, इतना ही कहूँगा। बहुत गहरी बात, बहुत कम कहा लेकिन बहुत गहरा कहा। सर, मेरा अगला सवाल कि आप चाइल्ड अब्यूज़ में डील करते हैं ना, तो सर उसमें किस तरह के अब्यूज़र्स जो हैं आपने ऑब्जर्व किए कि बच्चों के साथ क्या क्या जुल्म हो रहा है? नॉर्मली जब मैंने ये स्टिंट शुरू की वे बैक आफ्टर माय रिटायरमेंट 2021 से जी, तो उधर से पहले तो बिगनिंग में मुझे बड़ा लगा भाई लाइक इट्स अ न्यू टेरिटरी, आई एम डीलिंग विद वो केसेस जो, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस मेरा जो 35 साल का था जी, वो यंग जनरेशन के साथ ही था, बच्चों के साथ ही था, पढ़े लिखे अच्छे परिवारों के बच्चे जो पढ़ने के लिए आए हैं जी जी जी, जो एक अच्छी फैमिली से हैं। ऐसी बात नहीं है, मेरी यूनिवर्सिटी में बच्चे आते रहे हैं जो वीक बैकग्राउंड से भी हैं, जिनके पास गुर्बत है, कोई पैसा नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन 12th तक तो पढ़े हैं, आगे पढ़ना भी चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, उनके अंदर एक इच्छा शक्ति है। अब इधर जो बच्चे हैं उनकी एक डिस्टर्ब चाइल्डहुड है, तो जब आकर मैंने वो केसेस प्रैक्टिकली हैंडल करने शुरू किए, पहले तो क्लासरूम सिर्फ स्पीकिंग थी, अब यहाँ पे डिलीवरेंस है, अब आप हैंडल कर रहे हो केसेस को, बच्चे की साइकी है, बच्चे की एक चाइल्डहुड है, बिलो 18 केसेस आते हैं हमारे पास, जैसे मैंने आपको बोला जी जी। तो इन केसेस में जो बच्चों की साइकोलॉजी है, उनका लालन पालन, उनकी रेजिंग, उनका जन्म, ये सारा हैंगओवर उनके ऊपर होता है। तो मल्टीपल एंगल से बच्चे की अगर आप लाइफ को व्यू करते हैं तो फिर वो जनरेशन जो पोटेंशियल है उसमें जो होने वाला, उसको कंट्रीब्यूट करने वाला सोसाइटी में, इकोनॉमी में, देश के लिए है तो ह्यूमन रिसोर्स। हाँ, तो उसकी जो मेंटोरिंग है और उसको समझना जो है अपने आप में बड़ा चैलेंज है।
राइट सर, क्या इसमें जो चाइल्ड अब्यूज़ है ये जेंडर बेसिस पे भी आपको कुछ दिखा है कि लड़कों के साथ ज़्यादा है, लड़कियों के साथ कम, या ऐसा वाइस वर्सा? ऐसी जाती हैं। अब रिसेंटली तो कुछ ऐसा भी डेवलपमेंट हो रही है कि बॉयज़ भी आपस में कुछ गे कल्चर डेवलप हो गई। जी कुछ इसका इंडिया में तो अभी प्रभाव नहीं है इतना, लेकिन ग्लोबल एक पैटर्न है कि गेस के लिए वो डिक्रिमिनलाइज किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसे फरमान दिए हुए हैं। बट इवन देन वी आर हैविंग केसेस नॉर्मली जो है मेजॉरिटी कमिंग फ्रॉम जेंडर बेस, जिसमें लड़की जो है माइनर होने के नाते एक्सपोज टू रिस्क है जी, सेक्सुअल असॉल्ट कह लो जी। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो करियर भी यूज़ होते हैं ड्रग वाले लोगों से सप्लाई देने के लिए। छोटे बच्चे को हर एक को मिसयूज़ करते हैं ना जी। अब एम्प्लॉयर की आप पर्सपेक्टिव ले लो, इंडस्ट्री वाले का, वो लेबर क्यों एम्प्लॉय करेगा चाइल्ड लेबर क्योंकि उसकी सरदर्दी खत्म होती है। चाइल्ड क्वेश्चन नहीं करता उसको, अगर करता है तो वो स्नब कर देता है। इस जैसे जो बच्चे हैं एक्सपोज टू दीज काइंड ऑफ ए रिस्क। तो कहने के तो है कि आपकी जो ग्रोथ है वो 18 ईयर्स तक एज ए बच्चा तो बहुत है, लेकिन आप उसी बचपन को उसे डिप्राइव कर रहे हो। राइट। इसका कारण ये नहीं कि वो गरीब है, उसका थोड़ी फॉल्ट है। उसने जन्म लिया एक परिवार में, क्रिमिनल के परिवार में, एक गरीब के परिवार में। वाई ही और शी शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ दैट। तो हमारी जो बॉडी है दैट इज़ गिवन एन एजेंडा, जिसमें हम बच्चे को शेल्टर भी देते हैं। फिर हमारी ये एफर्ट्स होती है कि बच्चे को जल्द से जल्द उसके परिवार के साथ मिलाया जाए जी। और कई बार परिवार भी जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होता बच्चे को रखने के लिए। अच्छा, ऐसे भी केसेस आते हैं। अब कुछ ऐसे केसेस मैं स्पेसिफिकली क्या आपको बोलूँ, कितने केसेस आते हैं जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को ग्रोइंग एज में इतनी सरदर्द है उनको लेकर कि वो बच्चे हैंडल नहीं हो पा रहे उनसे। तो उसमें हमारी जो लॉ की फिलॉसफी है जो एक्ट की, वो हमें इस चीज़ के लिए पावर नहीं देती कि इन जैसे केसेस को आप एंटरटेन करो और सरकार के ऊपर खर्चा क्रिएट करो। तो हम उसको फिर मेंटोर करते हैं, पेरेंट्स को समझाते बुझाते हैं कि आप ब्रिज बनाओ, इनको समझाओ, बच्चों के साथ प्यार करो, अफेक्शन करो। तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं, लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन बिटवीन द रेजिंग ऑफ ए चाइल्ड। तो ये हमारा कुछ एजेंडा है रिहेबिलिटेट करना। फिर कुछ ऐसे भी हमारे पास प्रावधान है, जैसे लॉ में है कि 18 ईयर्स के बाद हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन इसमें लॉ में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि 18 से लेकर 21 साल तक लड़की या लड़का, उसके लिए हमारे पास एक आफ्टर केयर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनाया हुआ है। मतलब कि जब तक बच्चा सशक्त नहीं हो जाता, आपका डिपार्टमेंट उस बच्चे का फॉलोअप लेता रहता है। एग्जैक्टली। इसी के ऊपर जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, आफ्टर केयर हमारे अरेंजमेंट्स है अमृतसर में जी। लड़कियों को स्किल डेवलपमेंट, ब्यूटिशियन के कोर्स, बुटीक के कोर्स, कुछ ऐसी स्किल, ताकि 18 से 21 वो लड़की अपने आप को, जब बच्चा अपने आप को स्किल डेवलप करे, एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करे और खुद इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बरसरे रोजगार हो जाए। और उसके बाद भी 2 साल और भी एक एक्सटेंशन दी गई है, 23 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक। मतलब सरकार ने तो 21 से लेकर 23 ईयर्स अपना ही लिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, इट्स ए रोल ऑफ ए स्टेट टू अडॉप्ट द मिसिंग, अबंडेंट, सरेंडर्ड चिल्ड्रन। ब्यूटीफुल। सर एक चीज़ बताइए, जो चाइल्ड अब्यूज़ है, क्या ये क्लास के ऊपर डिपेंड करती है कि सिर्फ गरीब तबके के बच्चों को ये अब्यूज़ किया जा रहा है? आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? देखो, मेरे पास केसेस नॉर्मली ऐसे ही आते हैं जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। राइट। इसमें आपके कास्ट बेस भी आते हैं, मैं वहीं आने वाली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी आते हैं जी। कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जो कुछ यू कैन से एक हायर एक्लियन ऑफ सोसाइटी से भी संबंधित है जी। मैं वो आपके साथ उनके नाम नहीं ले सकता जी जी। मतलब होता है, अदरवाइज ऐसा लगता है कि अमीरों में ऑल इज वेल, जो सब पढ़े लिखे और बड़े सशक्त परिवारों के लोग हैं वहाँ सब ठीक है। मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। जो एक अपने आप में एक नैरेटिव बिल्ड है कि ये सफिशिएंट क्लास ऑफ सोसाइटी है जी जी, वो अपने आप में साइकोलॉजिकली वीक भी है। ओके। और उनकी जो मैं समझता हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वो अपने बच्चों की जो नेगेटिविटीज़ के ऊपर जो पर्दे डालते हैं, दैट इज़ ए वीकनेस ऑफ द पेरेंटिंग। गहरी बात। और एक मैंने बात और ऑब्जर्व की है अपना विक्रांत जी, जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि नॉर्मल तौर के ऊपर बच्चे का जो सेंसिटिविटी या जैसे वल्नरेबिलिटी कह लो जी, वो टुवर्ड्स इट्स ओन रिलेशंस भी है। हाँ, खुद उसका विद इन अ फैमिली। और फैमिली में कई बार पेरेंट्स बच्चे को छोड़ जाते हैं जी, अपने चाचा के पास रुक जाओ, मम्मी के पास रुक जाओ, या दादे के पास रह जाए, वो एक्सपोज टू मोर रिस्क है। फैमिली मेंबर्स डिपेंड करता है, फैमिली की असेस होने की वजह से कई बार आपकी जो ये सिस्टम है ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होती है। अभी आप देख ही रहे हो कि बच्चों में बैड टच गुड टच की जो सेंस है जी, किस तरह से डेवलप हो रही है जी 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 जी। और मेंटल हेल्थ को लेकर भी हमारे काफ़ी कुछ यहाँ पे मुहिम चल रही है जी। तो ये काफ़ी कुछ है इसमें जी। एक मैं बात और ऐड करूँ, इसमें हमारा एक रोल और भी है कि क्योंकि जो एक आपने अब
सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में बोला, मैंने आपको बोला कि एक डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बच्चे ज़्यादा हैं, उसमें हमारा मेरे पर्सनली कई बार मैं उनके पेरेंट्स को भी गाइड कर देता हूँ। अगर आप अपने इस एक्यूज को, यानी कि जिसने आपके साथ बेटी के साथ किया, जो कल्प्रिट है, अगर आप इसको टू द लॉजिकल कंक्लूजन लेना चाहते हैं तो लीगल हेल्प चाहिए, तो हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये हेल्प मिलती है। राइट, तो उधर भी मैं उनको फिर टाई अप कराता हूँ। राइट। मेरे प्यारे ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों, सरकार के अलग अलग जो विभाग हैं, डिपार्टमेंट्स, महकमे हैं, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो इस देश की धरोहर हैं, ह्यूमन रिसोर्स हैं, उन्हें वो कामयाब बनाएं, सशक्त कराएं। प्रोफेसर डॉक्टर गुलाटी जी हमारे बीच हैं, इन्होंने बहुत गहराइयाँ और बारीकियाँ बताई हैं। सो किसी भी तरह की मदद चाहिए, आप इन अफसरों का, इन ऑफिशियल्स के दरवाजे खटखटाइए, आपको सही रास्ता ज़रूर दिखाया जाएगा। सर, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। आपने जैसे बताया कि अमीरों में भी होता है, तो लोअर सोसाइटी जो है वो भी चाइल्ड अब्यूज़ कर रहे हैं। अगर उनमें SC ST जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनमें भी दिक्कतें हैं, तो आप उनको भी हैंडल करते हैं। सर, जो कल्प्रिट्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्या ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये अनपढ़ होते हैं, इनकी साइकोलॉजी में डिफेक्ट है? कल्प्रिट्स के बारे में आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? देखो, कल्प्रिट्स की जो रीजिंग है अपने आप में डिफेक्टिव है, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। यू विल हैव टू टीच योर सन, फैमिली लेवल पे शुरू करें, बेटे को, पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि ये लड़की जो है अगर तुम्हारी फ्रेंड हो सकती है, लेकिन लिमिट नहीं क्रॉस करनी। अगर सिस्टर नहीं मानना चाहते तो इसको फ्रेंड मानते हो तो डोंट क्रॉस द लिमिट। ये संस्कार है जो पेरेंट्स को देने पड़ेंगे। इसके लिए सभी को आना पड़ेगा, टीचर्स को आना पड़ेगा, पेरेंट्स को आना पड़ेगा, और एडमिनिस्ट्रेशन को आना पड़ेगा। राइट, बच्चों को, आपको, लड़के को ये सिखाना पड़ेगा। ये नेशनल लेवल पे मुहिम की ज़रूरत है। और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आज की डेट में 21st सेंचुरी में, आज के टाइम में लड़कियों को भी समझाना पड़ेगा। वेल सेड सर, वेल सेड। बहुत गहरी ऑब्जर्वेशन है। प्रोफेसर गुलाटी जी, मेरा अगला सवाल है कि जब ऐसे चाइल्ड अब्यूज़ होते हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की, इसमें पेरेंट्स का रोल जो है वो बड़ा अहम होता है। उसके ऊपर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे? देखो, मैंने आपको पहले ही बोला है कि पेरेंट्स को जो ग्रूमिंग है वो करनी पड़ेगी, नहीं तो अदरवाइज सोसाइटी इज़ गोइंग टू बी फॉर ए टॉस। जी, ये मुश्किल में पड़ रही है जनरेशन। जितनी एंगर और जितनी फ्रस्ट्रेशन और जितनी ये कह लो कि डोमिनेशन की स्पिरिट है जी, वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी में अग्रेसिव हो रही है। और ख़ास तौर के ऊपर जो वेल अफोर्डिंग क्लास है, मैं उनके साथ ये बात टेकअप करना चाहता हूँ। आप अपने मीन्स जो अपनी मेहनत से कमाए, अपने बच्चे को ये मत बोलो कि कमाना इतना आसान है। जी, मैं भी आफ्टर ऑल पेरेंट हूँ, फादर हूँ, मैं समझता हूँ इस बात को। आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, चाहे बेटा चाहे बेटी। यहाँ पे एक पेरेंटिंग टिप आपने दे दिया, बहुत ज़बरदस्त। सर, मेरा अगला सवाल, क्योंकि आप इतने सेंसिटिव जो समाज का एक मुद्दा है उस पर आप काम कर रहे हैं, तो पुलिस ऑफिशियल्स के साथ भी आपकी डीलिंग रहती होगी। सर, उनको पास जब ऐसा कोई केस जाता है तो पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं उनका क्या स्टैंड रहता है, क्या स्टेट ऑफ माइंड रहता है? देखो, एक ये हमारा जो लॉ है, दिस इज पर्टेनिंग टू ए फैमिली ऑफ ए क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। जी, तो क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी में पुलिस जो है एज ए इन्वेस्टिगेटिंग पार्ट होती है। 99.9% केसेस में पुलिस ही हमें रिपोर्ट करती है इस जैसे बच्चों को, चाहे वो रेलवे पुलिस हो, चाहे वो स्टेट पुलिस हो। मतलब हमारा पुलिस डिपार्टमेंट उनका सिर्फ उनका रोल कन्फाइंड टू इन्वेस्टिगेशन है। अब जैसे कोई DDR फाइल करना, अगर कोई FIR हुई है पेरेंट्स द्वारा किसी बच्चे के भागे हुए की, फिर उसका एक JMIC से, जुडिशल कोर्ट से एक बयान आते हैं जो BNS की 183 क्लॉज में है, उसके बेस के ऊपर हम कॉग्निजेंस लेते हैं, इंडिकेट करते हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहकर बात ख़त्म करता हूँ। परसों एक मेरे पास केस आया एक लड़की का, उसके एक्यूज जो उस कल्प्रिट था उसके बारे में लड़की ने जो बयान दिए, जिसके लिए सिर्फ मैं ही प्रीवी हूँ कोर्ट की। अच्छा। तो मैंने जब वो बयान पढ़े, मुझे लगा ये केस मेरे लिए नहीं है, तो मैंने इंस्पेक्टर को बोल दिया कि ये केस जो है नाइदर इन केयर ऑफ नीड है ना प्रोटेक्शन है, इसको मैं शेल्टर नहीं दे रहा, तो ये तुम अपना, अभी तुमने कुछ इसका किया ही नहीं आप लोगों ने, ना बंदा अरेस्ट किया है ना आपने लॉ की धारा लगाई है उसके केस। तो शी एग्रीड टू दैट। तो वो केस मैंने ऐसे डिस्पोज ऑफ किया। राइट। पुलिस को मेरे को बताना पड़ता है। अच्छा, मतलब पुलिस को भी इतनी अभी नहीं, ठीक है, धीरे-धीरे हो रहा है, डिपार्टमेंट अपने लेवल के ऊपर अवेयरनेस आ रही है, ट्रेन कर रहा है। राइट, ट्रेनिंग चल रही है। प्रोफेसर डॉक्टर गुलाटी जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आपका जो ये सेकंड इनिंग में आप इतना एक्टिव, प्रोएक्टिव होके कर रहे हैं, अब तक कितने बच्चों के केसेस जो हैं आपके हाथ से निकल चुके हैं? कितने केसेस आपने हैंडल कर लिए? यू कांट काउंट। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो ऐसे नहीं काउंट कर सकते जी। अगर आप एवरेज भी लगाओ जी, 15 से 20 केस महीने के, ओके,
शेल्टर के और रिहेबिलिटेशन के। एक्चुअली ये ना क्वांटिटी नहीं है, हम इसको काउंट कर सकते। एक बच्चे को आपने रखा, राइट, इसका एक प्रोसेस है उसको रिहेबिलिटेट करने का जी। वो प्रोसेस इट टेक्स लॉन्ग टाइम। 7 दिन लग गए, 10 दिन लग गए, महीना लग गया, 2 महीने लग गए, साल लग गया, इट टेक्स लॉन्गर टाइम। मतलब सैकड़ों बच्चा एक साल में आपके पास आता है और आपने जैसे अडॉप्ट ही कर लिया सरकार ने, वो तो और आप हैंडल कर रहे हो और उसको बिल्कुल रीएस्टैब्लिश कर रहे हो समाज में, समथिंग बिग। सर अगला सवाल कि आपको किसी तरह का कोई थ्रेट मिलता है कल्प्रिट की तरफ से? नॉट एग्जैक्टली, नहीं मिला आज तक, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं? आफ्टर बेस्ट है कई ऐसे हीटेड एक्सचेंज होती है जी जी जी, नॉट ए नॉर्मल प्रोसेस जी। सर मेरा अगला सवाल कि जो विक्टिम्स आपके पास आते हैं तो वो विक्टिम्स जो हैं आपके पास रोते भी होंगे, आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है आप उस टाइम कैसा फील करते हो? क्योंकि अलग अलग तरह के पेनफुल सिचुएशंस आप लोगों की सुनते हो, उसका आप पे क्या असर होता है? शुरू में इट वाज ए वेरी इमोशनल, यू कैन से ट्रेजेडी, यू कैन कॉल इट इमोशनल टाइप ऑफ ब्लैकमेल टाइप विद जी, क्योंकि आई वाज फ्रॉम ए डिफरेंट फील्ड जी, बट आई केम इंटेंशनली, आई जस्ट वांटेड टू टेस्ट माई सेल्फ। मेरे पास वो थी अंदर टू गिव बैक टू सोसाइटी, तो मुझे नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल, कोई ऐसी बात नहीं है। राइट सर, मैं एक और सवाल आपसे यहाँ पे लेना चाहूँगी कि बच्चों के मन पे जो स्कार पड़ जाता है एक बार, क्या बच्चे उसको इस प्रोसेस में, रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में आपसे भी बार बार मिलते हैं, उसको ओवरकम कर पाते हैं? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जी। आज की डेट में हमने एक सिस्टम में ना काउंसलिंग का सिस्टम रखा हुआ है, राइट। तो काउंसलिंग में जो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग फील होता है, काउंसलिंग जो है वो इतनी उसकी जो फ्रेड टेम्पर्स हैं, जो उसकी बच्चे की, जैसे आप सेंसिटिविटी बोल रहे हो, ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस बोल रहे हो, वो एक डर बोल रहे हो उसके अंदर, उसको निकालने में इतनी सक्सेसफुली नहीं उसको केटर कर पा रही। तो मेरा तो ये सुझाव है काउंसलिंग सिस्टम में कि आप इसको इतना फुल प्रूफ बनाओ कि बच्चे की जो फ्रेड टेम्पर्स हैं, जो डर है, खौफ है, वो एड्रेस ना हो, वो थोड़ा धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाए, तो वो उसको वापस स्ट्रेंथ में लाओ, सपोर्ट करो उसे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ, इससे पहले हम वाइंड अप करें आपके इस डायस के थ्रू, एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ सोसाइटी के लिए। आज की डेट में कुछ एक ऐसा भी हमारा लॉ है जो जिसमें हम अथॉरिटी हैं, वो है पॉक्सो जी, जो बच्चों की चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के ऊपर एक्ट है 2012। ये एक्ट में जितनी अवेयरनेस आज की डेट में सोसाइटी में चाहिए वो नहीं है। इसके लिए जितने भी आपके, जैसे ये आपका एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इसमें आपके पास स्टाफ अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन का सब स्टाफ अवेलेबल है, टीचर्स अवेलेबल है ना, सारा सिस्टम है। तो ये सभी को एक अवेयरनेस करना ज़रूरी है, क्योंकि इस क्लॉज में जो एक पनिशमेंट है जी, वो इतनी डेटरेंट है अपने आप में जी, कि अगर वो आपके ऊपर लग गई और प्रूव हो गई, फिर तो भूल जाओ, आपकी ज़िंदगी खराब है। सर यही पॉस्को के ऊपर अगर सरकार बड़े सख्त रूल बना रही है तो पनिशमेंट भी बता दीजिए एक बार हमारे दर्शकों को, पनिशमेंट क्या कल्प्रिट को सजा मिल सकती है? हाँ जी विक्रांत जी, पनिशमेंट वेरिएबल है जी, डिपेंड करती है कितने साल से कितने साल तक, बट दिस लॉ इज क्वाइट स्ट्रिंजेंट एंड डेटरेंट। इसमें बेल नहीं मिलती जल्दी, बेल नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आपको ना अपने यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट लेवल या किसी भी लेवल के ऊपर आपको जो लोग लड़कियों को खास तौर के ऊपर, जैसे मैं खास तौर के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी के लिए बोलूँगा जी जी जी, कि बच्चों को जब ड्राइवर कंडक्टर बस पे लेकर जाते हैं, राइट, तो उनकी जो कंट्रोल है बहुत लाजमी है, क्योंकि नॉर्मल तौर के ऊपर क्राइम इन लोगों से कमिट होता है जी। अच्छा, मीन्स आपके ऑब्जर्वेशन ये भी हाँ, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। बहुत आपने गहरी बात की, ये सोचने वाला मुद्दा है। इसके लिए आपको अगर समय समय अनुसार अपने कोई ऐसे सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, राइट, मींस ट्रांसपोर्ट स्टाफ से रिलेटेड हो, ट्रांसपोर्ट सब स्टाफ, मिनिस्ट्रियल स्टाफ, राइट, हाउसकीपिंग स्टाफ, ग्राउंड स्टाफ जितना भी आया, जी जी जी, इंक्लूडिंग टीचर्स आई वुड से। ओके, कई केसेस ऐसे भी हैं जिसमें टीचर्स जो हैं वो भी थोड़ा सा इस चीज़ में फंस चुके हैं, राइट 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 राइट, इवन दे नीड टू बी सेंसिटाइज्ड एंड वार्न्ड कि ऐसी अगर नियत रखोगे तो फिर आपको लॉ हेल्प नहीं करने वाला, मतलब आपको जमानत नहीं मिलने वाली फिर इतनी जल्दी। हाँ, इट्स गोइंग टू बी वेरी शेमलेस थिंग काइंड ऑफ इट। यस, और समाज बच्चा तो एकदम हो गया ना, काम खराब हो गया बच्चे का, तो उसका तो कसूर ही कोई नहीं है। बहुत गहरी बातें सर आपने बताई, कानूनी बारीकियां भी बताई आपने। अब सर घर में बैठे माँ और बाप को क्या करना है वो भी बता दिया, सरकारें क्या कर रही हैं वो भी बता दिया। अब जाते जाते हमारे ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों को आप एज अ प्रोफेसर, as an advocate of these juvenile
स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन जो बेचारे विक्टिम हैं, उनके परिवारों को आपने देखा। सो आपका इतना लंबा चौड़ा तजुर्बा है सर। सो एज एन ऑब्जर्वर, एज अ भीष्म पितामह, आप हमारे समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, समाज के भिन्न भिन्न हम लोग बैठे हैं और सुन भी रहे हो आप मेरे को। मेरी एक ही गुजारिश है कि आप अपना अपना रोल परफॉर्म कीजिए, इंस्टेड के आप दूसरे के ऊपर उंगल उठाओ। आप पहले अपने गिरेबान में झांको, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है समाज में, आप अपने आप को कहाँ देखते हो, पहले ये देखो। क्योंकि जब मैं अपने आप को बिहेव कर पाऊँगा तो सारा समाज ठीक हो जाएगा। एट एंड ऑफ द डे जितनी मर्जी बातें करते रहो, अगर आप एक दूसरे को एक्यूज़ करोगे, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क। अब देखते हो आप केसेस में, जैसे मूवी बनाने के लिए ये स्मार्टफोन है, ये एक ऐसा जंतर है जिससे मैं एक वीडियो तो बना लेता हूँ, लेकिन उस लड़की को बचाने की मैं 1% भी एफर्ट करता दिखता नहीं। बहुत बड़ी बात। अब मुझे क्या है कि आप मेरे को ये वीडियो दिखा रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, तुमने क्या किया ये बताओ। हर एक को अपना अपना रोल परफॉर्म करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बूंद बूंद से सागर बनता है, इस बात की फ़िलासफ़ी को जहन में रख लें। चाहे हम पेरेंट्स हैं, चाहे हम टीचर्स हैं, चाहे हम कहीं ऑफिसर्स हैं, चाहे हम कहीं भी समाज के भिन्न भिन्न जगह के ऊपर जाते हैं। गहरी बात डॉक्टर जगदीप कुमार गुलाटी जी ने कही। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा कि चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जालंधर के जो इतने बड़े रिप्रेजेंटेटिव हमारे बीच में पहुंचे हैं, जगदीप कुमार गुलाटी जी, उन्होंने अपने हिस्से की महाभारत लड़ ली एज अ प्रोफेसर। अब वो लड़ रहे हैं एक और महाभारत समाज के लिए। ये है इस समाज के असली हीरो, जो नेशन बिल्डर हैं और इस नेशन के बचपन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अपने हिस्से के जितना भी योगदान ये दे सकते हैं ये दे रहे हैं। अब एज अ पेरेंट, एज अ यंगस्टर, आपको जागना है, अपने आसपास हो रहे बच्चों के ऊपर अन्याय को रोकने के लिए, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हिम्मत जुटा लें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।